हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बीएससी से रिलेटेड वीडियो डाल रही हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एनसीईआरटी भी स्टार्ट किया जाए। एनसीईआरटी में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे टॉपिक के रिगार्डिंग कि क्या क्या टॉपिक बताया गया है। और अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने का। तो ये चैप्टर का नाम है विविधता। विविधता का मतलब है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी आप नाम से पता चल रहा है कि विविधता का मतलब होता क्या होगा। विविधता मतलब भिन्नता। अब भिन्नता कई आधार पर हो सकता है। अब चैप्टर का नाम क्या है, विविधता की समझ। मतलब हम विविधता को किस तरह से इसका क्या किस तरीके से हम इसको समझते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, किस आधार पर हम विविधता को मानते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं हम विविधता के बारे में। तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसा कि चैप्टर शुरुआत होता है तो चैप्टर शुरुआत में ही एक पिक्चर्स का आपको दिखाया गया है। यहाँ पर पेंटिंग्स को देखिए, 3 प्रकार का पेंटिंग्स है। ठीक है, तीनों प्रकार का जो पेंटिंग्स जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, तीनों में डिफरेंस है, कोई भी सेम नहीं है। आप देखेंगे तो आप अलग अलग है, यानी कि इसको भी हम एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ये भी एक विविधता का एग्जाम्पल हो गया। अब विविधता को हम किस रूप में समझ सकते हैं, तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एक स्टोरी बताया है। ठीक है, सबसे पहले हम उस स्टोरी को समझते हैं कि क्या है। तो इस स्टोरी में 2 इंसान का कहानी बताया गया है। एक इंसान का नाम होता है समीर पहला, और दूसरे इंसान का नाम होता है समीर 2। समीर दोनों का ही नाम है, लेकिन पहले वाले का नाम समीर 1 और दूसरे का समीर 2 है। तो इसमें ये पिक्चर्स के भी माध्यम से इस स्टोरी को समझाया गया है। जैसे कि ये जो साइकिल पर, यहाँ पर साइकिल पर जो है, यानी साइकिल से डेली राइड करके जाता है, उस ट्रैफिक लाइट से गुजरते हुए सब दिन ये इस सेम रूट से गुजरता है। तो ये समीर 1 हुआ, और साइड में जो ये खड़ा लड़का है जो रेड शर्ट पहन रखा है, ये समीर 2 है। तो असल में ये न्यूज़पेपर बेचता है। और जो समीर 1 है, इसका जो अगर लुक वाइज हम अगर इसको देखें तो ये अंग्रेज़ की तरह दिखता है। और जो समीर 1 है तो ये न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है। तो डेली ये न्यूज़पेपर बेचता था। अब ये डेली ये यहाँ से गुजरता था। तो जो समीर 1 है, ये एक दिन इससे बात हुई, समीर 1 का समीर 2 से बात हुई। तो जो समीर 2 यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचने वाला था, इसने इससे पूछा कि मतलब समीर 2 ही ने इससे पूछा कि न्यूज़पेपर मुझे हिंदी वाला दो, मतलब मुझे हिंदी वाला न्यूज़पेपर चाहिए। तो हिंदी वाला न्यूज़पेपर इसको चाहिए। तो इसी बात पर ये जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है, ये सरप्राइज़ हो गया, यानी ये जो बच्चा था ये सरप्राइज़ हो गया कि इसका जो लुक है ये देखने में तो अंग्रेज़ी लग रहा है, तो इसको हिंदी भी आता है। तो इसी बात पर इसने कहा कि आपको हिंदी आता है। तो देखिए यहाँ पर लाइन भी लिखा हुआ है। तो इस बात पर इसने क्या बोला, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। और फिर उसने रिप्लाई किया कि मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी ही रहा है। तब क्योंकि ये शब्द सब्जेक्ट शब्द का यूज़ किया इसने, जो कि इंग्लिश वर्ड का है शब्द, तो इसको समझ में नहीं आया। जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा था, इसको नहीं आया समझ में कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। इसने पूछा इससे कि क्या होता है। तो इतने में ही जो ग्रीन लाइट हो गया, तो ये चला गया। तो फिर नेक्स्ट डे सेम मिला, फिर पूछा सब्जेक्ट का क्या मतलब है। तो फिर उसको नहीं समझ में आया। इसी तरीके से 2-3 दिन बात हुआ। तो उसने पूछा उससे कि क्या तुम कभी उससे स्कूल गए हो। तो वो बच्चा बोला कि नहीं, स्कूल में तो नहीं गया हूँ। तो फिर उसने कहा कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात है, सब्जेक्ट पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात। तो इसी बात पर दोनों का आपस में बातचीत शुरू हुआ। तो फिर ये न्यूज़पेपर वाला जो बच्चा है, इसने उससे पूछा आपका नाम क्या है। तो उसने बोला समीर। तो फिर इसने भी बोला कि मेरा नाम समीर है। तो दोनों में लगभग दोस्ती शुरुआत ही हुआ दोस्ती का। तो इतने में ही क्या हुआ कि नेक्स्ट डे फिर से वो मिला, जो न्यूज़पेपर वाला है वो
जो बाइसिकल वाला है उससे मिला, जो बाइसिकल से सब दिन हमसे गुजरता था उससे मिला। तो नेक्स्ट डे वो ये बोला, उसका कहने का मतलब यह था कि उसकी पूरी फैमिली दूसरी जगह रहती थी। तो फिर न्यूज़पेपर में छपा कि वहाँ दंगा हो गया है। तो इसी बात पर ये थोड़ा सैड महसूस करने लगा जो बच्चा था। और इस बच्चा ने कहा कि आपका भी नाम समीर है, मेरा भी नाम समीर है, लेकिन मैं मुसलमान समीर हूँ। तो इतना ही कहकर फिर वो अगले दिन से कभी भी नहीं दिखाई दिया। तब ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो चैप्टर है फर्स्ट, इसमें ये एग्ज़ाम्पल ऐसा क्यों दिया, ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये समझाना चाह रहा था, जो भी चैप्टर्स है इसमें ये समझाना चाह रहा था कि दोनों में क्या क्या आधार पर विभिन्नता पाई गई। मतलब दोनों में क्या क्या विभिन्नता है, दोनों का रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है। एक इंग्लिश बोल सकता है, दूसरा इंग्लिश नहीं बोल सकता है। एक पढ़ लिख सकता है, दूसरा नहीं पढ़ लिख सकता है। तो ये विविधता है। तो विविधता को समझाने का ये एक उदाहरण था। ठीक है, अब यहाँ पर विविधता को समझाने का उदाहरण तो था, साथ ही अगर हम इसमें देखें आगे जाकर कि इसके अगर हम गरीबी का बात करें, जो न्यूज़पेपर वाला जो बच्चा है तो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन वो जो था वो तो अमीर था। तो क्या हम इसको विविधता में गिनती कर सकते हैं गरीब और अमीर को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। असल में ये बच्चा में जो गरीबी है या फिर उसको अवसर नहीं मिला कभी भी स्कूल जाने का, तो उसको हम विविधता में कभी भी गिनती नहीं करेंगे। असल में इसको असमानता में गिनती करेंगे। असमानता का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि बच्चा को वो सब अवसर नहीं मिला। इसके पास ना तो ज़मीन था अपना, ना इसके पास पैसा था, ना कोई संसाधन था। तो इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया, गरीबी स्थिति में रह गया। तो इसको गैर बराबरी भी बोलते हैं या फिर असमानता बोलते हैं। यहाँ पर आप यहाँ डेफिनेशन भी देख सकते हैं। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन है या पैसा जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है या लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। अब गैर बराबरी का कुछ और एग्जाम्पल ले लें तो जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भी इसका एग्जाम्पल है, यानी असमानता का एग्जाम्पल। यानी कि अगर हम पुराने ज़माने का बात करें तो पुराने ज़माने में जाति को लेकर क्या क्या विचारधाराएं थी, काफ़ी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी। जैसे कि क्या, जो जिस जात में जन्म लेता था तो वो उसी पेशा को अपनाता था, वो किसी और पेशा यानी कोई और स्किल्स यानी कौशल को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था। अगर जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि कुम्हार में अगर कोई पैदा होता था तो कुम्हार से ही संबंधित जो है वो काम सीखता था, कोई और काम नहीं सीखता था, और वो अपना कास्ट भी नहीं बदल सकता था। तो ये असमानता का उदाहरण है, यानी गैर बराबरी का उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में देखें तो विविधता हमारे जीवन को किस तरह से समृद्ध बनाता है, किस तरह से समृद्ध बना सकता है। तो विविधता का अगर हम बात करें तो कैसे समृद्ध बना सकते हैं, यहाँ पर लेखक का एग्जाम्पल लेकर दिया गया है कि जो लेखक हो गया या कवि हो गया या कहानी लिखने वाला, तो वो अलग अलग चीज़ के बारे में कहानी लिखता है। अलग अलग कवि अलग अलग चीज़ के बारे में कहानी लिखता है। कैसे? अपने आसपास के वातावरण से, यानी कि उसको अपने आसपास के वातावरण में जो भी विविधता महसूस होता है, अलग अलग टाइप का चीज़, प्रकार का चीज़ दिखाई देता है, तो उसी से संबंधित वो उसको अपने कहानी में उतारता है। ठीक है, तो अब भारत में विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं। अब भारत है, सबसे पहला यहाँ पर सेंटेंस ही दिया हुआ है कि भारत विविधताओं का देश है। तो अब विविधताओं का देश है तो अब किस आधार पर विविधताएं हैं, जैसे कि आप देखते भी होंगे कि अलग अलग भारत में कितने सारे राज्य हैं, तो सबका अलग अलग पहनावा है, बोलचाल है, खान पान है, धर्म है। तो ये विविधता का आधार है भारत। ठीक है, हम विविधता को किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि विविधता किस आधार पर होता है, विविधता क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है। अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में आप पढ़ने पर पाएंगे कि यहाँ पर कारण बताया गया है विविधता का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि सूखा या फिर अकाल अगर पड़ जाता है किसी क्षेत्र में, वहाँ का समुदाय अगर कोई वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रहा था और अचानक से किसी वजह से सूखा और अकाल पड़ जाता है, तो उसको अपना स्थान चेंज करना होता है, यानी कि वो उसको प्रवास करने पर वो मजबूर हो जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब वो यात्रा करता है
और वहाँ जाकर वो रहता है तो वो धीरे धीरे वहाँ के वो वातावरण में ढलना शुरू होता है, वहाँ का वेशभूषा अपनाता है और वेशभूषा अपनाने के बाद कुछ अपना भी वेशभूषा उसका शुरुआत से रहता है, अपना भी रहन सहन रहता है और वहाँ का भी अपनाता है, तो वो विविधता का कारण होता है। साथ ही कई पुराने ज़माने का भी बात करें या अभी भी काम के तलाश के भी वजह से, यानी कि अगर काम का अवसर उसको चाहिए, कहीं काम के अवसर की तलाश में वो जगह को चेंज करता है, तो वो विविधता का रूप हो गया। पुराने समय का के अनुसार से अगर हम देखें तो युद्ध काफ़ी उस समय युद्ध बहुत के कारण भी लोग प्रवास करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। भौगोलिक स्थितियाँ भी विविधता का कारण हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे समुद्र किनारे रहने वाले कुछ लोग या कुछ समुदाय और वहीं अगर पहाड़ पठार के एरिया में रहने वाले लोग, तो दोनों में अगर हम रहन सहन का बात करें तो दोनों में रहन सहन में तो अंतर पाया ही जाएगा। उसका वहाँ का मौसम अलग रहेगा, दोनों जगह का उसका अलग वेशभूषा रहेगा, वो अलग वेशभूषा में रहेगा। समुद्र किनारे जो रहने वाला है उसका खान पान अलग होगा, ऐसे उन लोगों का संस्कृति अलग होगा, तो ये विविधता का आधार हो सकता है। तो क्षेत्र में जो अलग अलग प्रकार की विविधताएं होती है तो वो किस आधार पर होती है, वो ऐतिहासिक के आधार पर होती है और भौगोलिक कारक के भी आधार पर होती है। अब यहाँ पर विविधता को कारण को और आगे अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसने भारत के ही 2 राज्य का इसने उदाहरण लिया, एक लद्दाख का उदाहरण लिया और दूसरा केरल का उदाहरण लिया। आप देख सकते हैं लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, पूर्वी पहाड़ी इलाकों में लद्दाख है। तो लद्दाख को इसने समझाने के लिए क्या कहा कि लद्दाख जो है एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बारिश बहुत कम होता है, ठीक है, और लेकिन बर्फ़ से ढका रहता है, यहाँ पर पानी का बहुत कमी है। तो पानी कब लोगों को प्राप्त होता है, जो बर्फ़ से वो ढका रहता है, तो गर्मी के आने का इंतज़ार करते हैं कि वो बर्फ़ पिघलेगा और उससे वो उन लोगों को पानी प्राप्त होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है वो क्या है, वो है पश्मीना ऊन है फेमस चीज़, यानी जिससे कि पश्मीना का शॉल भी बनता है और ये बहुत महंगी मिलती है। तो ये किससे हम प्राप्त होती है, ख़ास किस्म का जो बकरी है उससे प्राप्त होता है यह शॉल। और इसी शॉल के व्यापार के वजह से काफ़ी व्यापारियों का ध्यान इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित किया है, पश्मीना शॉल के व्यापार की वजह से, क्योंकि ये बहुत फेमस भी है। और यहाँ पर दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़, मांस, ये सब भी चीज़ें मिलती है। और साथ ही हम बात करें तो क्योंकि लद्दाख जो है वो लद्दाख में व्यापारियों का ध्यान आकर्षित करने का एक कारण भी ये भी है कि यहाँ पर जो अलग कई घाटियाँ हैं, जो कि जिस घाटियों के अगर पुराने समय का बात करें तो उस घाटी के मार्ग से जो मध्य एशिया से होते हुए काफ़ी लोग व्यापार करने के लिए तिब्बत में जाते थे। और क्या क्या साथ में लेकर जाते थे, कच्चा रेशम, दरियाँ इत्यादि लेकर, मसाले सब लेकर जाते थे। तो लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचता है, यानी कि जो लद्दाख है उसी के ही वो घाटियों से होते हुए बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा, तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और लद्दाख का जो ग्रंथ है क्या है, सागा ग्रंथ, लद्दाख का सागा ग्रंथ है, काफ़ी प्रचलित है। और यहाँ पर अगर लद्दाख में अधिकतर संख्या में कौन से लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ये तो लद्दाख हो गया। अब केरल का बात करें तो केरल तो पता ही है, दक्षिण पश्चिम भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्सा में है, समुद्री तट के किनारे हैं। तो इसमें बताया भी है समुद्री तट, यहाँ पर क्या क्या चीज़ अधिक मात्रा में होता है, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि मसाला जो है यहाँ पर होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो शुरू में जो काफ़ी व्यापारी लोग हैं वो कैसे आए और यहाँ पर क्यों, अगर हम विविधता का बात करें तो यहाँ पर कई धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जैसे यहूदी हो गया, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सब रहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें बताया भी गया है कि जो अरबी और यहूदी व्यापारी है वो पहले केरल आए थे और जिसकी वजह से इसमें बताया भी गया है कि ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के
धर्म दूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचलन हुआ। और साथ ही इब्न बतूता जो अरब का व्यापारी था वो भी यहाँ पर आया। उसने अपने जो भी यात्रा वृत्तांत यानी कि जो उसने अपना यात्रा के से संबंधित जो भी उसने लिखा, तो उसमें मुसलमानों के बारे में लिखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी मुसलमानों को। और उसके अलावा अगर और दूसरे पुर्तगाली लोग भी आए, जो कि वास्को डिगामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि समुद्री मार्ग से आया था और यहाँ पर भारत तक पहुँचा था। इसी ने मतलब खोज किया था समुद्री मार्ग का। तो इन सभी ऐतिहासिक के कारण यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो जैसे चीनी जालों का यहाँ के लोग उपयोग करते हैं, जिसके यहाँ पर चीन का भी काफ़ी असर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर चीन के भी व्यापारी आए थे। जैसे कि जालों का जो अभी केरल के लोग जो मछली को पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करते हैं, तो उसको चीना वाला नाम रखा है। और जो बर्तन उपयोग करते हैं तो उसको चीना चट्टी कहा जाता है, चीन के ही नाम पर है। तो ये दो राज्य के माध्यम से आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या क्या विविधता पाया गया। दोनों का भौगोलिक क्षेत्रफल अलग अलग है, खान पान अलग है, यहाँ पर धर्म का अंतर है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विविधता पाया जाता है। अब देखिए, विविधता में एकता का बात करते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ अंतर है। सब किसी में भी कोई भी एक दूसरे का बिल्कुल सेम नहीं दिखता है, चाहे उसका पर्सनैलिटी को देखें या लुक देखें या रहन सहन पहनावा जो भी चीज़ देखें, लेकिन फिर भी हम लोग एक हैं। तो एक हैं कैसे? तो यहाँ पर अगर उदाहरण दें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय सभी भारत में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा को जानने वाले सब मिलकर सबने स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय। अगर आप लोगों को याद होगा तो बाग में बहुत अलग अलग धर्म के लोग एकत्रित हुए थे और अपना मांग रखने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन किसी वजह से उन सब पर एक साथ मतलब गोली चला दी गई थी। तो गोली चला दी गई थी, तो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया आगे जाकर। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि अलग अलग धर्म की महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख सब ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। और साथ ही अगर विविधता का सबसे पहला जो अनेकता में एकता का बात कहा गया था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में इस चैप्टर के अंत में ये भी बात कहा गया कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। साथ ही अनेकता में एकता का भी बात किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी के द्वारा। इसी चैप्टर में ये भी बात कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या लिखा गया था? राष्ट्रगान लिखा गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।